मनाए उत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिल मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, डीडी बिहार के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं शशि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। एक अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है, लेकिन आज मानव पर्यावरण के इस महत्व को भूलता चला जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दर्शकों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और मनुष्य अपनी सुविधा के लिए पेड़ पौधों को काटकर बड़े बड़े इमारत खड़ी कर रहा है। वह यह नहीं समझ रहा कि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन उन्हें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। दर्शकों, आज आपको बता दें कि हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत पर्यावरण का है आवरण। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। ये प्रसिद्ध अखबार हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री अशोक कुमार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर, जहाँ पर्यावरण की बातें हम कर रहे हैं तो ये कहने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमने अपनी लालच और विलासिता में आकर प्रकृति का बहुत नुकसान किया है। तो प्रकृति को बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मेरा जन्म कैमूर के तराई क्षेत्र में हुआ। मैंने बचपन से लेकर के अभी तक जंगल के आसपास के क्षेत्र को ही देख रहा हूँ। इसमें मैंने अभी तक पाया कि शुरू से लेकर के अभी तक जंगलों का नुकसान ही हुआ है। इसका वजह है कि आज़ादी के बाद हमने जो विकास के लिए काम किए, सिंचाई परियोजनाएं लाएँ, सड़क बनाए और कई तरीके के डेवलपमेंट की वजह से और वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों का नुकसान किया गया। स्थानीय लोगों ने भी और उनके अंदर जागरूकता की कमी की वजह से उन्होंने वनों का नुकसान किया। आज हालात ये है कि हमारा कैमूर पहाड़ी वन विहीन हो चुका है। हालांकि बाद में इस तरीके की चीज़ों को सरकार इनिशिएटिव ली और उस पर कुछ पेड़ पौधे लगाए गए, लेकिन अभी उतनी पेड़ पौधे नहीं हैं जितने कि आज़ादी से पहले के वहाँ हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं कि देश में पिछले हर साल 13,000 हेक्टेयर वनों का नुकसान हो रहा है और लगाया जा रहा है पिछले 33 सालों में। पिछले 30 सालों का यदि मैं आंकड़ा रखूं तो 35,000 हेक्टेयर में सिर्फ वन लगाए गए। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल हमारे यहाँ 13,000 हेक्टेयर में वनों का नुकसान हो रहा है और हम 30 सालों में मात्र 35,000 हेक्टेयर वन लगा पाए। तो इसकी विभीषिका को हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। हमें इसके प्रति काफ़ी जागरूक होना होगा। हमें वन के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति हम सभी व्यक्ति को, सरकारों को, सबको आगे आकर के हर इंसान को पौधे लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, बागीचे लगाने होंगे। मौसम में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव क्या ग्लोबल वार्मिंग का असर है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हमें लोकल वार्मिंग को भी देखना होगा। हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आज के डेट में लोकल वार्मिंग भी बहुत मायने रख रहा है। हम यदि उच्च हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ में आज से आज़ादी से पहले तक मुश्किल से 10,000 सालाना यात्री वहाँ पर्यटन के लिए जाते थे और उन यात्रियों को वहाँ पर रहने की और जो पारंपरिक व्यवस्था होती थी, खान पान की पारंपरिक व्यवस्था होती थी,
और वहाँ से भगवान के दर्शन करने के बाद वो वापस हो जाया करते थे। लेकिन हाल के वर्षों में वहाँ सुविधाएं बढ़ने की वजह से सालाना 10 लाख यात्री दर्शनार्थी वहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोकल वार्मिंग पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि वाहनों का परिचालन हो रहा है, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में हमारे यहाँ कई ऐसी नदियाँ हैं, गंगा, सतलुज है, गंगा है, सिंध नदी हैं, जो हमारे हिमस्खलन पर ही, हिमालय के हिमस्खलन पर ही डिपेंड करती हैं। और वहाँ से हिमों के पिघलने से हमारे यहाँ समुद्र के जल में अप्रत्याशित वृद्धि हो रहा है, उनके नदियों में वृद्धि हो रहा है। और जब वहाँ हिमस्खलन कम होते हैं तो नदियाँ सूखने लगती है। तो लोकल वार्मिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमें ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ लोकल वार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वो उससे हम कैसे बच सकते हैं। आपने सही कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ लोकल वार्मिंग पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। गांधी जी ने कहा है कि ज़रूरतें सभी की पूरी की जा सकती हैं, पर लालच नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पिछले 75 साल में हमारे विकास की अवधारणा प्रकृति के उपयोग पर ही रही। हमने ज़्यादातर प्रकृति से ही चीज़ों को लिया और इसकी वजह से प्रकृति के दोहन काफ़ी मात्रा में हुआ। हमारे विदेशों में देखिए तो अमेरिका वगैरह में प्रकृति का दोहन कम से कम किया जाता है। जितना संभव होता है वो अपने प्रकृति संसाधनों को दूसरे देशों से ले लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की दोहन की जाती है, पेड़ों की कटाई की जाती है। यदि हमारे पास कोयला है तो कोयले को ज़मीन से ज़्यादा निकाल लिया जाता है। यदि हमारे पास पानी है तो उससे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लिया जाता है। तो हम अपनी विलासिता के लिए, हम अपनी उपयोग की चीज़ों के लिए इसकी चीज़ों को, अपने प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। ऐसे में हमको दोहन वाली चीज़ों से प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ छोड़ करके जाएं। हम ये सोच करके चले कि हम अभी सारी चीज़ें प्रकृति से ले लें तो अभी आने वाली हज़ारों साल तक हमारी जो सिस्टम चलने वाली है वो कैसे चलेगी। हम इन सब चीज़ों को अपने विदेशों से भी सीखना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों को, हमारे यहाँ के लोगों को इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हम प्रकृति के चीज़ों को दोहन करें और हम अपनी विलासिता के चीज़ों को दूसरी चीज़ों में समायोजित करके और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात एक चीज़ और ये है कि प्रकृति को और सुंदर बनाने के लिए हमको सभी कर्मचारियों से लेकर के सरकारी ऑफिसर्स से लेकर के इसमें छात्रों को भी जोड़ना चाहिए। पहले मैं एक चीज़ अपने सुझाव में मैं देना चाहूँगा कि प्रकृति में के प्रति काम करने के लिए हम छोटे छोटे बच्चों को पहले इससे जागरूक करेंगे। बच्चों में इसकी प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्लासेस में एक सप्ताह में कम से कम एक ऐसे पीरियड होने चाहिए जो हम प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ काम कर रहे हों। इसमें एक पीरियड में हम बच्चों को सिर्फ पौधे लगाने के लिए रखें कि सप्ताह में कम से कम बच्चे पौधे लगाएं। और यदि हम निचले क्लास से बच्चों को पौधे लगवाते हैं और उसके संरक्षण के लिए हम कहते हैं कि तुम अगले 10 साल तक इसके पौधे की संरक्षण करो, तुम जहाँ भी पौधे लगाओ उसके बारे में बताओ कि तुम्हारे पौधे की क्या स्थिति है, तो हम एक लगाव पैदा करेंगे। पौधों से लगाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का लगाव उतना नहीं होता है। और जब हम बचपन से ही पौधों का लगाव रखेंगे, पेड़ पौधे, और हर एक इंसान एक पौधा लगाने लगेगा, तो हमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ पर्यावरण को ऑक्सीजन मिलना चाहिए और उससे शुद्ध हवा भी मिलेगा और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पर्यावरण को बचाने के लिए हर ऑफिसर्स से लेकर के हर कर्मचारियों के सीआर को भी उससे जोड़ देना चाहिए। जैसे हम अप्रेजल में अपनी सालाना चीज़ों को उसमें शामिल करते हैं, हम क्यों न हम अब शामिल करें कि हमने पर्यावरण के लिए क्या किया। हम यदि एक टॉपिक उसमें ये डाल दें कि हमने पर्यावरण के लिए पिछले 1 साल में इतने पौधे लगाए, उसके रख रखाव पर मैंने ये काम किया, तो वो उसको हर व्यक्ति के यदि सीआर से जोड़ देते हैं तो काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव आएगा। आपने सही कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए सर्वप्रथम हमें बच्चों को भी पेड़ पौधों से लगाव होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी समझाना चाहिए, पेड़ रोपना सिखाना चाहिए। अब मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि 1988 की वन नीति में कहा गया कि हमारे देश के 1/3 भूभाग पर जल होना चाहिए, तो ये कहाँ तक इस लक्ष्य को हम पूरा कर पाए हैं?
दरअसल जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस और हानिकारक वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैस की वजह से प्रकृति पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। 1988 के वन नीति में कहा गया था कि 2/3 भूभाग पर वन होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1/4 में वनों का वहाँ आवरण होना चाहिए, लेकिन हम हरियाली को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। इसके वजह से हो क्या रहा है कि पर्यावरण में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ आ रहा है, कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं तूफ़ान आ रहा है। हमने कई तरीके की चीज़ों को सामना हमें करना पड़ रहा है। हम मानसून, हम अभी ऐसे मौसम में बैठे हैं, जुलाई पार कर गया, अगस्त में हम आ चुके हैं और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। कई इलाके में सुखाड़ है, कई इलाकों में, देश के कई हिस्सों में इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जा रही है, लोग का जीवन जीना मुश्किल हो जा रहा है और दूसरे इलाके में सुखाड़ की स्थिति हो रही है। इसका सबसे ख़राब असर ये हुआ कि हम प्रकृति को, हम अपने पर्यावरण को सामान्य रूप से एक तरीके से नहीं पा रहे हैं। कहीं गर्मी काफ़ी पड़ रही है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए पर्यावरण को सबसे बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं। देखिए, अभी की हालात ये है कि बारिश की भी 1 किलोमीटर में बारिश हो रही है तो दूसरे मोहल्ले में बारिश नहीं हो रही। सबसे बहुत चिंताजनक बात है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है और हमारा दूसरा जहाँ ऑफिस है वहाँ बारिश नहीं हो रही है। शहर में ही एक इलाके में इतनी बारिश हो जा रही है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जा रही है और दूसरे इलाके में धूल उड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही खतरनाक है और इसका वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को जो हम लोगों ने पिछले कुछ दशकों में जो क्षति हम लोगों ने पहुंचाया है, इसका ही यह परिणाम सामने आया है। ऐसे में हमें निपटने के लिए समान रूप से सभी जगह पर्यावरण को ध्यान में रखना होगा। हम शहरों में देख रहे हैं कि कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ग्रेटर पटना की प्लानिंग है, ग्रेटर शहरों की प्लानिंग हो रही है, लेकिन ग्रेटर ग्रीनरी की कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। इसके वजह से हो क्या रहा है कि जिस हिस्से में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है। हम शहरों का तो प्लान कर रहे हैं, मोहल्ले बसाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीनरी के लिए, प्लांटेशन के लिए, पार्क के लिए कोई प्लान नहीं हो रहा है। मैंने शहर में, पटना में ही मैंने कई इलाकों के मैं देखा कि कई इलाके का विस्तार हो रहा है, लेकिन उन इलाकों में ना पार्क है, ना कोई ही बागीचे हैं। इस तरीके की सरकार को कम से कम चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ नॉर्म्स भी बनाना चाहिए कि जहाँ बिल्डिंग बन रहे हैं उसमें कुछ पार्ट में ग्रीनरी हो। बिना ग्रीनरी के कोई चीज़ का अप्रूवल मिलना ही नहीं चाहिए। यदि कोई अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो अपार्टमेंट के कुछ हिस्सों में ग्रीनरी का एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम कुछ करके, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम इस तरीके की समस्याओं से आगे निकल सकते हैं। सर, आज हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हर क्षेत्र में भारत ने विकास किए हैं, औद्योगिकरण भी हुआ है, उद्योग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो क्या औद्योगिकरण के जो फ़ायदे हमें गिनाए गए हैं वास्तव में ये पूरे हुए हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में औद्योगिकरण के लिए जितने फ़ायदे गिनाए गए वो पूरे नहीं हुए। मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि उद्योगों के लगाने के लिए और परियोजनाओं के लगाने के लिए और बांधों को लगाने के लिए, स्थापित करने के लिए जितने भी लोगों को विस्थापित किया गया, हटाया गया, उनके बारे में बाद में ख्याल नहीं रखा गया। उनकी वहाँ की जो लोकल संस्कृति थी, लोकल सभ्यता था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो चीज़ें बाढ़ और डैम में डुबा दिए गए। उसको आगे ले चल करके, आगे चीज़ों को ले जा करके हम उसी तरीके के चीज़ों को स्थापित करते हैं। हम जहाँ तहाँ उनको स्थापित कर दिए और उस दिशा में वो बेहतर तरीके से अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो परियोजनाएं तो आईं,
लेकिन परियोजनाओं का अपना लाभ हुआ, लेकिन स्थानीय सभ्यता संस्कृति वहाँ से नष्ट हो गई। जो वहाँ की लोकल एक किसी चीज़ की सभ्यता होती है, भाषा होती है, चीज़ों का रहन सहन होता है, कई तरह के सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं जो जुड़ी होती हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो गई। तो कम से कम औद्योगिकरण के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी खास करके ख्याल रखना चाहिए था, सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए था, और वहाँ से उसके औद्योगिकरण से की वजह से वहाँ होने वाले दुष्प्रभावों को भी रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था। हम उद्योग लगाए, उससे निकलने वाले कचरे और गंदे पानी और जो केमिकल युक्त पानी वहाँ के स्थानीय नदियों में, स्थानीय चीज़ों में निकाल दिए। तो इसके वजह से काफ़ी क्षति हुई, वहाँ के जीवन पर भी क्षति हुआ। इसलिए हम ये थोड़ी सी इसमें डिफ़र करेंगे कि औद्योगिकरण तो एक लाभ का चीज़ें रहा, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए पर्यावरण ही है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो बारिश का। असमय और असमान बारिश की वजह से हमारी चीज़ें बहुत ही बिगड़ती चली जा रही है। हम पारंपरिक खेती से अलग होते जा रहे हैं। हम जिस क्षेत्र में हम बारिश के क्षेत्र में बारिश के समय में जिस खेती पर निर्भर करते थे, वो वहाँ बारिश के नहीं होने से हम दूसरे तरीके की चीज़ों पर प्लान कर रहे हैं, दूसरे चीज़ों की खेती करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो जो वहाँ की नेचर के अकॉर्डिंग पहले से चीज़ें थी, और जो लोगों के आम दिनचर्या में जो चीज़ें चल रही थी, उससे थोड़ी सी डिफ़र कर रहा है। तो लोग अपने आप को भी असहज कर रहे हैं, और प्रकृति रूप से, सामान्य रूप से बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग पारंपरिक खेती से दूर हो रहे हैं, पारंपरिक अपने संस्कृति से दूर हो रहे हैं, उसके रख रखाव, उनकी प्रक्रियाओं से दूर नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि हम नए कोई फसल लगा रहे हैं, हम मौसम बिगड़ रहा है, उसकी वजह से दूसरा कोई फसल लगा रहे हैं, तो उसके रख रखाव, उसकी आवश्यकताएँ, उसकी बाजारीकरण कहाँ हो सकती है, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के परेशानी हो रही है। तो सामान्य बारिश यदि हो और हमारी चीज़ें उसी तरीके से चलती रहें तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन पर्यावरण ने जो चीज़ों को असमान तरीके से व्यवस्थित कर दिया है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में, मानसून आने के बाद, मानसून से पहले तक शहर गाँवों के जल स्तर भी काफ़ी नीचे चले जाया करते थे, लेकिन जब ही बारिश शुरू होती थी, मैंने देखा है, मैंने महसूस तक किया है कि बारिश से जल स्तर कैसे ऊपर आ जाता था। लेकिन इस बार इधर 1-2 सालों से हो क्या रहा है, मैंने ये भी देखा है कि अपने समय में कि मैं कुआं का पताल भी दिखता था गर्मी के दिनों में, और जब ही बारिश होती थी तो पानी ऊपर आ जाया करता था। लेकिन अब स्थितियां क्या हुई हैं कि पानी ऊपर नहीं आ रहा है। सबसे बहुत बड़ी चुनौती है इस बार की, हमने कई रिपोर्ट देखे कि जल स्तर ऊपर नहीं आ रहा है। हमने कई रिपोर्ट भी छापे कि सामान्य बारिश होने के बावजूद जल स्तर उतनी ही 60 से 70 फीट ही रह रहा है, जबकि बारिश के मौसम में 10 फीट पर पानी, 15 फीट पर, 20 फीट पर पानी मिल जाया करता था। लेकिन इस साल हो क्या रहा है कि जल स्तर ऊपर नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसलिए औद्योगिकरण तो हो, लेकिन औद्योगिकरण की वजह से जो चीज़ें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी भरपाई करनी ज़रूरी है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि पर्यावरण के क्षय होने से लोगों को तरह तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, जैसे ये ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आम जनों को और प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ विकास की रफ्तार की वजह से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हम पिछले पिछले 4-5 सालों से, 10 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि सड़कों की चौड़ीकरण की वजह से बड़े बड़े हरित क्षेत्र को नष्ट कर दिया जा रहा है। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, हाईवेज़ के किनारे जितने वन हैं सब काट दिए जा रहे हैं। शहरों में सड़कों की जो चौड़ीकरण की जा रही है, उसकी वजह से बड़े बड़े दरख्त काट दिए जा रहे हैं। मैं अभी हाल का भी मैं उदाहरण देना चाहूँगा, तो बेली रोड पर कुछ विकास के काम चल रहे, तो वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त काट दिए गए। मैं जहाँ रहता हूँ, शगुना मोड़ से खगौल दानापुर के स्टेशन के रोड में, वहाँ बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे। तो वहाँ 8 लेन बनाने के चक्कर में जितने पेड़ यहाँ से वहाँ तक 5 किलोमीटर के दायरे में सारे पेड़ काट दिए गए। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम विकास के तो दावे कर रहे हैं,
लेकिन जो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। हम जितने तरीके से यदि हमने सड़कों की चौड़ीकरण किया, उसी तरीके से हम हरियाली क्षेत्र को भी डेवलप करने के लिए उसमें हमें प्लान अवश्य रखना चाहिए था। हम जितने बड़े पेड़ काटे, हम उस समानुपातिक हमने पेड़ों को लगाया नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट का विषय है। हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि जितने भी नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं या जितने भी नए नए नेशनल हाईवेज़ प्रपोज हो रहे हैं, ग्रीनफील्ड प्रपोज हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से सड़क तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हरियाली के लिए कोई प्लान नहीं किया जा रहा है। हमारा सुझाव ये है कि जितनी सड़क चौड़ी हो उसी हिसाब से, उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही सरकार को कम से कम हरियाली क्षेत्र भी डेवलप करना होगा, क्योंकि हमारे पास तो अब ज़मीन बहुत कम बचे हैं। तो कम से कम सड़कों के किनारे जो हम नए नए हाईवेज़ बना रहे हैं या जो हाईवेज़ हैं उनकी चौड़ीकरण कर रहे हैं, उनके पेड़ों को शिफ्ट कर रहे हैं या पेड़ों को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसी अनुसार उतने पेड़ों के लिए भी ज़मीन अधिग्रहण करनी चाहिए, तब जा कर के हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। मैं अब ये जानना चाहूँगी कि पर्यावरण संरक्षण क्या है और पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं, ये आप हमें बताएं। देखिए, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व से जीवन बना है और इन्हीं तत्वों में पर्यावरण समाया हुआ है। ये 5 तत्व बिना पर्यावरण के संभव नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस जीवन को बचाने के लिए इन 5 तत्वों को बनाए रखना ज़रूरी है। हम इन 5 तत्वों को तभी बनाए रख सकते हैं जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हरियाली संपूर्ण होगी और पूरी वातावरण सही होगा। समय पर गर्मी पड़ेगी, समय पर ठंड आएगी, समय पर बरसात होगी। ये बहुत ज़रूरी है इस जीवन के लिए। ऐसे में हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बने। हम सभी को एक अनुशासित जीवन के साथ साथ एक अनुशासित पर्यावरण के प्रति भी होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस दिशा में कारगर कदम सक्सेसफुल हो पाएंगे और आने वाले समय में हम अपने पीढ़ी को भी कुछ हम दे करके जाएंगे। चलते चलते आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पर्यावरण के बारे में आप हमें दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही हर्ष की बात है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस पर हमारा संदेश ये होगा कि हम हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, अपनी साफ़ सफाई और अपने आसपास की चीज़ों को, नदियों को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, पेड़ों को बचाएं, अपनी प्रकृति को बचाएं। कम से कम हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल करें, वाहनों का उपयोग कम से कम करें। जहाँ तक हो संभव हो सके हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कम करें ताकि प्रकृति का दोहन कम से कम हो। और हर व्यक्ति हर वर्ष एक पौधा लगाए और उसकी देख रेख करे। हम अगले 10 सालों में, अगले आने वाले समय में हम बेहतर स्थिति में होंगे। सर, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directordkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।